नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। भारत पर आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर पहलगाम घाटी। 25 लोग मारे गए। पूरा देश उबल रहा था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हर कोई इसका करारा जवाब देने की बात कर रहा था। सभी देश के साथ खड़े थे, सभी सरकार के साथ खड़े थे। देश मतलब आम नागरिक भी, और आम नागरिकों के नुमाइंदे यानी कि सांसद, यानी सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े थे। पूरा समर्थन दिया था नरेंद्र मोदी सरकार को। उसके बाद 7 मई से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने लक्ष्य को साधा और उसे पूरा किया। अचानक 10 मई को की शाम एक संदेश आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया। संघर्ष विराम की सूचना भारत से आती इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी कि हमने व्यापार की धमकी देकर के युद्ध संघर्ष विराम करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं, ललकारते हैं अपने अंदाज में, सेना के पराक्रम की बात भी करते हैं। ये भी कहते हैं कि अब अगर कोई बात होगी तो वो आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। लेकिन अपने राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री एक बार भी अमेरिका, अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज नहीं करते। देश एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस जाता है। कोई कुछ बोल नहीं रहा। इस बीच सत्ताधारी दल से जुड़े लोग एक एक करके उनके अंदर देश के लिए नहीं, राष्ट्रपति को जवाब देने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होता। वो सेना को प्रधानमंत्री के कदमों में गिरा देते हैं। बहादुर सेनानी कर्नल सोफिया कुरैशी को ट्रोल किया जाता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को ट्रोल किया जाता है। इन सब से पहले पहलगाम की घटना के बाद जिस नेवी के जवान की पहलगाम में हत्या हुई बेशरम में, उसकी पत्नी जमा 7 दिन पुरानी शादी, वो देश में अमन चैन की बात करती है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करती है। वो कश्मीरियों से या हिंदू मुसलमान से इन इस तरह के माहौल से, इस तरह की जो ट्रोलिंग होती है उसे बंद करने की बात करती है। नतीजा क्या होता है?
उसे भी ट्रोल किया जाता है। हिमांशी नरवाल, विनय नरवाल की पत्नी। ये सारा कुछ घटनाक्रम चल रहा है। इस बीच ट्रंप लगातार भारत को, हम तो भारत को ही कहेंगे, वो भले उन ट्रंप का निशाना नरेंद्र मोदी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो बार बार हमको, हम सबको, 143 करोड़ जनता को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद से आज तक पहली बार दुनिया का कोई नेता ऐसा हुआ जिसने भारत को आतंकी पाकिस्तान के समतुल्य खड़ा कर दिया। यह पहला वाकया है। इससे के पहले कभी नहीं हुआ कि भारत को दुनिया के किसी भी ताकतवर से ताकतवर नेता को भारत को पाकिस्तान के समतुल्य खड़ा करने की जरूरत नहीं हुई। आज वो बार बार भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौल रहा है और बार बार वो भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, आतंकवाद की बात नहीं करते। भारत आतंकवाद की बात करता है। अकेले डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं है आतंकवाद, उन्होंने तो खैर आतंकवाद का नाम भी नहीं लिया एक बार भी उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और आतंकवाद ऐसा कभी उन्होंने कहा ही नहीं। शायद उनके दिमाग में ये सवाल ही ना हो। शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल चुके हैं ओसामा बिन लादेन को अगर अमेरिका ने मारा तो वो पाकिस्तान में ही था, जिसने ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप उस बात को भूल सकते हैं। अमेरिका की बात नहीं बाद में की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ओसामा बिन लादेन को भूल सकते हैं, क्योंकि आजकल एक नई परिपाटी पूरी दुनिया में चली है कि इतिहास में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बड़ा काम हुआ, उसको नकार देना चाहिए। हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। पीछे क्या हुआ उसकी बात करना फिजूल है। करना है तो उसका विरोध करो, पीछे भी जो हुआ है उसका भी विरोध करो। ये पूरी दुनिया में चल रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत और अमेरिका तो सामने है, लेकिन नकल जब गहरे संकट में घिरता है आदमी, तो नकल के लिए अकल और अकल के लिए इतिहास के पन्नों को टटोलना शुरू करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो व्यापार की बात कर रहे थे कि व्यापार की धमकी देकर के संघर्ष विराम कराया, उन्होंने कहा ये किया क्या? भारत में एप्पल के फोन का जो निर्माण होना है वो नहीं होगा। उनकी कंपनी ने, उनकी कंपनी, एप्पल की कंपनी को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको वहां से हटाना पड़ेगा। हम किस बात को सही माने? खैर, सिर्फ मैंने कहा ना कि सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच समूची दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र जो भारत के साथ खड़ा रहा हो, नॉट अ सिंगल कंट्री,
आजादी की बात से आज तक या 2014 के पहले तक एक सर्वमान्य दोस्त भारत का रहा, जिसने हर संकट के समय में साथ दिया, रशिया, वो भी आज पाकिस्तान के साथ है। चीन तो हमारा दुश्मन है ही है। टर्की, अजरबैजान, माने ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश भी, वो भी आपके साथ नहीं थे। ये तब है कि इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 देशों का दौरा किया है। 90। इतना दौरा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कभी वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में बुला करके उसके साथ झूला झूलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो उनके मित्र हैं। अब की बार ट्रंप सरकार वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, दक्षिण अफ्रीका हो, कोई नहीं, मिडिल ईस्ट की कंट्री हो, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये पहली बार। आतंकवाद का विरोध सबने किया, ट्रंप को छोड़ करके, लेकिन पाकिस्तान पर भारत ने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वो एक आतंकवाद को पनाह देने वाला राष्ट्र है, जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म है। लेकिन इसे जानते हुए, समझते हुए, कोई पाकिस्तान का नाम फिलहाल इस समय आतंकवाद से जोड़ करके नहीं देख रहा है। उल्टा कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान शुरू से चाहता रहा है। इसके उलट भारत ने हमेशा बायलैटरल मामला ही कश्मीर को बताया है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार फैसला करती है कि देश के सांसद, चुनिंदा सांसद, उनका एक पैनल बनाया जाए और वो अलग अलग देशों में जाकर के आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान, उससे हमको कितना खतरा है, रोजाना के दिन हम कितना परेशान हैं, किस तरह से उस आतंकवाद को हम झेल रहे हैं। भारत क्या कर रहा था 7 से 10 तारीख के बीच ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से? उसने किसी भी सिविलियंस को कभी टारगेट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को टारगेट करता रहा, कश्मीर से लेकर के गुजरात तक। भारत का पक्ष रखने के लिए ये संसदीय दल जाएगा, शायद 22 तारीख से इनको जाना है। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने सबको, सारी पार्टियों को से नाम मांगे थे। उसमें एक कांग्रेस भी थी, मुख्य विपक्षी दल। कांग्रेस से भी मांगा गया था। कांग्रेस ने वो नाम भी दिए थे, जो 4 नाम दिए थे। आनंद शर्मा, फॉर्मर यूनियन
कैबिनेट मिनिस्टर, गौरव गोगोई लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन एमपी राज्यसभा, राजा बरार एमपी लोकसभा। ये कांग्रेस ने उनको सूची भेजी थी, लेकिन सरकार ने जो नाम चुने हैं ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में जाने के लिए, सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है उसके 7 नेता जिसको लीड कर रहे हैं कांग्रेस सांसद केरल से तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, भाजपा के बैजयंत पांडा, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सूले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के पुत्र। अब इसे लेकर के एक नई राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन एक चीज और भी है कि ये जो 7 नाम चुने गए हैं, ये जो स्टालवर्ड्स इनको बताया जा रहा है, ये विदेशों में जाकर के, यूएन में जाकर के, अमेरिका, ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, साउथ अफ्रीका, इन जगह जाकर के अपना भारत का पक्ष रखेंगे। इसमें से एक ठीक बात है कि शशि थरूर यूएन में काम कर चुके हैं, चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बहुत कुछ समझ रखते हैं, अंग्रेजी पर उनका अच्छा कमांड है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को, कांग्रेस को शशि थरूर से ही है, क्योंकि हाल के जो उनके बयान हैं और जिन्हें लेकर के केरल में इसी बीच में, इसी 22 अप्रैल से 10 मई के बीच या उसके बाद, इसी बीच प्रधानमंत्री ने केरल में एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि इस मंच पर शशि थरूर भी हैं, लोगों को शुभेगा। शशि थरूर किस तरह से दिल्ली से भाग करके केरल पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, समारोह में जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को जायज ठहराते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से किसी को कोई भी रंच मात्र भी शंका नहीं है। पूरा देश, शायद हम तो यहां तक कहेंगे कि जिस बच्चे ने होश संभाल लिया होगा वो भी अपने भारतीय सेना के ऊपर गर्व करता होगा, उसके पराक्रम पर, उसके अनुशासन पर, उसकी वीरता पर, उसके रण कौशल पर। लेकिन हाल में जो मोदी सरकार विदेश नीति के मामले में, कूटनीति के मामले में, रक्षा नीति के मामले में, आर्थिक नीति तो पहले से ही ध्वस्त है, सब कुछ जीरो। ऐसे में जरूरत पड़ी थी कि देश से 5-7 लोगों को चुना जाए जो कि दुनिया भर में जाकर के भारत का पक्ष रख सके।
वो 5 स्टालवर्ड्स भी नहीं मिले। और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात अगर करें तो कोई भी देश इस बात का इंतजार तो नहीं कर रहा है ना कि भारत का प्रतिनिधिमंडल हम आएगा और हमको बताएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्ते हैं, पाकिस्तान आतंकवादी देश है या नहीं है, उसकी स्टेट पॉलिसी में आतंकवाद आता है या नहीं आता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या किया, ये बताना है। बताएंगे ये लोग कि हमने सिविलियंस को कभी टारगेट नहीं किया। अब तो विदेश मंत्री जयशंकर भी कह दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही ये मैसेज दे दिया गया था पाकिस्तान को कि हम केवल आतंकी ठिकानों को ही उन्हें वहीं पर हमला करेंगे, उसी को टारगेट बनाएंगे, सिविलियंस को नहीं, मिलिट्री को नहीं। तो इन चीजों को शायद विदेश मंत्री को लगा होगा कि जो संसदीय टीम बनेगी वो शायद अपना पक्ष रख पाए या न रख पाए, तो वो ये एक मीडिया से, मीडिया माने आप जानते ही कौन सी मीडिया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक आदमी का मैं समर्थन करता हूं, वो है राज्यसभा के निर्दल सांसद, देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो वो बताते हैं उन्होंने 2 बार सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और संसद का विशेष सत्र, जो बार बार राहुल गांधी मांग रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मांग रहे हैं, कपिल सिब्बल भी मांग रहे हैं, कम से कम एक संसद का विशेष सत्र होता, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के उस पर बात करता और एक संयुक्त एक साझा मसौदा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर संसदीय टीम जाती, उसका एक दूसरा असर होता। लेकिन ऐसा करने से जाने क्यों वो भाग रहे हैं। और कपिल सिब्बल साहब ने एक चीज और कही, संसद का सत्र बुला करके उसमें एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा जाता और उसमें पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दिया जाता। इसके अलावा और कुछ, ये बेहतरीन सुझाव है उनका, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए और अब हमारे 7 सांसद जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, ब्रिटेन भी जाएंगे, सऊदी अरब भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे, दोहा भी जाएंगे, साउथ अफ्रीका भी जाएंगे, फ्रांस भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। लेकिन इसका क्या हल होगा? क्या स्थिति थी जब नरसिम्हा राव ने एक संसदीय दल इसी तरह से बना करके भेजा था। एक मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भी एक संसदीय दल मुंबई हमले के बाद बनाया था। इन 11 सालों में धर्म और राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति में कारपोरेट कल्चर ने, कारपोरेट और सरकार की सांठगांठ ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तो वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही इस देश को बचाएं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।